नमस्कार साथियों, मैं विवेक दलीला भव्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की कक्षा पिछली कक्षा से पार्ट 2 है। एनसीएफ 2005 से भाषा आधारित जो प्रश्न है, एमसीक्यूज है, उसी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में 15 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये आपकी जो सीटीईटी परीक्षा है उसमें भाषा के हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही विषयों के लिए उपयोगी रहेंगे और निश्चित तौर पे इससे आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही निवेदन है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर अवश्य करें और ध्यान से मेरी बात सुनते हुए इन प्रश्नों को हल करें। केवल उत्तर सही नहीं देखना है, जो व्याख्या मैं दे रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है। कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको जरूर आपको दूर करूंगा। अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें 15 प्रश्न पे चर्चा हुई थी। अगर आपने ना देखा हो तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए एनसीएफ 2005 का। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पिछले 15 प्रश्नों के जस्ट आगे 16वां प्रश्न, वहां से हम लोग शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। तो ध्यान से देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार दूसरी भाषा सिखाने का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरी भाषा से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिए कि एनसीएफ में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है। एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है। और त्रिभाषा सूत्र क्या है, तो उसमें कहा गया है कि जो पहली भाषा है वो तो मातृभाषा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा के रूप में अगर हिंदी भाषी राज्य है तो वो अंग्रेजी को चुन सकता है बच्चा, या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का चयन कर सकता है। अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है तो वो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक का चयन कर लेगा। तीसरी भाषा के संदर्भ में कहा गया है कि अगर हिंदी भाषी राज्य है तो उसने अगर दूसरी भाषा में अंग्रेजी चुनी है तो अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई आधुनिक भारतीय भाषा, और अगर उसने अंग्रेजी नहीं चुनी है तो अंग्रेजी यहाँ आकर के चुन ले, ऊपर आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ ले। कुल मिलाकर के मातृभाषा, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा, 3 भाषाएं हो गई ना हिंदी भाषी राज्यों के लिए। और अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है तो वो तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा को पढ़ सकता है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि मातृभाषा, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा, ये 3 भाषाओं की बात की गई है त्रिभाषा सूत्र में। ठीक है, तो अब दूसरी भाषा को सिखाने का उद्देश्य क्या है। आप यहाँ पर प्रश्न तो ये कह रहा है, तो इस पर हमको फोकस करना है। दूसरी भाषा जिसे हम अंग्रेजी के रूप में भी देख सकते हैं, तो सिखाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है द्विभाषिकता या बहुभाषिकता के माध्यम से कक्षाई संवाद कौशल, समाज में संवाद कौशल और भाषाई दक्षता का विकास करना है। आपस में बच्चे बातचीत कर सकें, अपने परिवार में, पास पड़ोस में, शिक्षक के साथ संवाद कर सकें, बातचीत कर सकें, संचार कर सकें, संप्रेषण कर सकें, जिस रूप में आप इसे ले लें। और उसकी भाषाई दक्षता का मतलब है कि वह अपने नवीन परिस्थिति में भाषा का उपयोग भली प्रकार से सही रूप से कर सके। इसका विकास करना है। दूसरी भाषा का जो उद्देश्य है वो ये है। साथ ही रटने की बजाय व्यवहारिक ज्ञान का विकास, आत्मविश्वास से अभिव्यक्ति करे अपनी बात की, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कुशल रूप से कर सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दूसरी भाषा का उद्देश्य है। अब देखते हैं विकल्प क्या है। पहला, व्याकरण पर महारत, क्या ऐसा कुछ है? नहीं है। अनुवाद में दक्षता, क्या ट्रांसलेशन ही केवल उद्देश्य है दूसरी भाषा का? नहीं। कार्यात्मक दक्षता, निश्चित तौर पर रटने की विधि नहीं। कार्यात्मक दक्षता की जहां बात आएगी तो जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि वर्क में प्रयोग कर सके, मतलब केवल सीख करके रखना नहीं है, उस भाषा के नियम जो कुछ भी वो सीख रहा है उसका वह आत्मविश्वास से अभिव्यक्ति कर सके, व्यवहारिक जीवन में उसका संवाद कौशल और भाषाई दक्षता का उपयोग कर सके। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका? सी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा मूल्यांकन की एक प्रभावी तकनीक है? भाषा मूल्यांकन की एक प्रभावी तकनीक कौन सी है निम्नलिखित में से? केवल बहुविकल्पीय प्रश्न केवल लग गया तो उत्तर तो वैसे ही गलत हो गया। अब आता है पोर्टफोलियो और उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। सी है एक बार की अंतिम परीक्षा, निश्चित तौर पर गलत है। श्रुतलेख, जो कि हम लोग इमला बोलते हैं बेसिकली, क्या इससे हम भाषा का मूल्यांकन कर सकते हैं केवल? नहीं, ये भी गलत है। अब उत्तर हमारा तो है बी, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल या उपख्यानात्मक रिकॉर्ड्स। लेकिन ये होते क्या हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पोर्टफोलियो है और उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है, ये भाषा सीखने के मूल्यांकन के लिए सबसे प्रभावी उपकरण है, क्योंकि इससे बच्चे की प्रगति का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन में मदद मिलती है। न केवल ये आपके पाठ्य वस्तु या आपकी किताबी जो है ज्ञान उसका मापन करता है, वो व्यवहारिक जीवन में किस रूप से कार्य कर रहा है उस विषय के संदर्भ में उसका भी मूल्यांकन करता है। पोर्टफोलियो में हम छात्र के कामों का नमूनों को संग्रहित करते हैं
और जो उसकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार और विकास को दर्शाता है। आजकल जो है बोला भी गया है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, वो जो हम लोग बनाते हैं निपुण तालिकाएं, जिसमें हम जो है बच्चों की प्रगति को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो ही है छात्रों का। और उपख्यानात्मक रिकॉर्ड या एनेक्डोटल रिकॉर्ड की जहां बात आती है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं ये अवलोकन आधारित होते हैं, अवलोकन आधारित होते हैं। इसमें छात्रों के कार्यों का अवलोकन किया जाता है, जिसमें शिक्षक छात्रों के व्यवहार, उसकी सीखने की शैली और व्यक्तिगत तथा समूह गतिविधियों में भागीदारी को स्वाभाविक रूप में या परिस्थितियों में देखता है, उसका दस्तावेज बनाता है और इससे छात्र की गुणात्मक जानकारी मिलती है, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये तो इनका डिस्क्रिप्शन हो गया, उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चे की मातृभाषा यानी कि जिसे हम घर की भाषा कहते हैं, ठीक है, उसको किस रूप में देखना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए? नहीं, ये तो उसका आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में कि बच्चे समृद्ध अनुभव के साथ विद्यालय में आते हैं। ये एनसीएफ में कहा गया, वो समृद्ध अनुभव है क्या? घर की भाषा, मातृभाषा, ठीक है। अनदेखा कैसे कर देंगे? वो तो हमारा आधार बनेगा अगली शिक्षा के लिए। तुरंत अंग्रेजी से बदल देना चाहिए? नहीं, अन्य भाषाओं को सीखने के लिए एक सेतु के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुभाषिक कक्षा होगी, उस जो मातृभाषा को वो सीख के आया है वो सेतु का काम करेगी और उसके माध्यम से हम उसे नवीन भाषाओं का ज्ञान या जो भाषा उसके लिए उपयोगी उसका ज्ञान देंगे। ठीक है, प्रतिबंधित नहीं करना है। उत्तर इसका कौन सा सही है? सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में रचनावादी कक्षा का क्या अर्थ है? भाषा शिक्षण में रचनावादी शिक्षण, रचनावाद का मतलब क्या? प्रत्यक्ष अनुभव जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसका अपने ज्ञान प्राप्त करने में सक्रिय रूप से जो है प्रयोग करना, नवीन ज्ञान का अर्जन करना। ठीक है, स्वक्रिया द्वारा, समझ द्वारा। तो शिक्षक बोलते हैं, छात्र सुनते हैं, तो भाई ये स्वक्रिया तो है नहीं। छात्र अनुभव के माध्यम से ज्ञान का सृजन करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए जीन ब्याजे भी इस बात को कहता है, ब्रूनर भी इस बात को कहता है। तो छात्र जो है वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, जैसा जीन ब्याजे ने कहा, और बच्चे अपने सक्रिय ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये ब्रूनर ने कहा। तो दोनों के आधार पर आप याद रखेंगे एनसीएफ 2005 में भी इसी बात को स्वीकारा गया है और उत्तर इसका बी है कि छात्र अनुभव के माध्यम से ज्ञान का सृजन करते हैं। छात्र केवल रिक्त स्थान भरते हैं, गलत। केवल किताब अध्ययन करते हैं, दोनों विकल्प गलत है, उत्तर बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा शिक्षण में कौन सा सिद्धांत एनसीएफ 2005 के अनुकूल है? देखते हैं। पहले व्याकरण फिर प्रयोग, पहले भाषा का प्रयोग फिर नियम, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित, शिक्षक केंद्रित शिक्षण। तो देखिए एक एक करके जरा विकल्पों पे बात कर लेते हैं। शिक्षक केंद्रित तो है ही नहीं, एनसीएफ क्या है? बाल केंद्रित है, ध्यान रखेंगे। केवल पाठ्य पुस्तक की बात नहीं करता, अनुभव की बात करता है, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ता है एनसीएफ 2005। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आते हैं पहले व्याकरण और फिर प्रयोग, और पहले भाषा का प्रयोग और फिर नियम। ए और बी में जरा ध्यान दीजिएगा। जो ए हमारा विकल्प है, जिसमें आप पहले व्याकरण बता रहे हो और फिर प्रयोग करा रहे हो, तो इसका मतलब ये कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताए जा रहे हैं और फिर प्रयोग किया जा रहा है? तो ये विधि कौन सी है? निगमन। और मैंने आपको ये शिक्षण विधियां पढ़ाई हैं, आप मेरे शिक्षण विधियों की वीडियो को देख सकते हो, इसीलिए उसको बताया है कि ये इस तरह से काम आएंगे। निगमन विधि में पहले हम नियम बताते हैं और फिर उसका प्रयोग कराते हैं, लेकिन यहाँ पर ये विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। इससे कक्षा में शिक्षण तो जल्दी हो जाता है, लेकिन इससे बच्चे का भाषा जो विषय का विकास है वो स्वक्रिया अनुक्रिया द्वारा नहीं होता, तो ये प्रभावी विधि उतनी नहीं है। जबकि पहले भाषा का प्रयोग और फिर नियम, ये कौन सी विधि है? ये आगमन विधि है। ये कौन सी विधि है? आगमन विधि, जिसमें हम पहले उदाहरण देते हैं और फिर उसको बाद धीरे धीरे नियम की ओर ले जाते हैं। तो जब विशिष्ट से सामान्य या नियम उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तो वो आगमन विधि है। और आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए या प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें समय जरूर लगता है, लेकिन इसमें ये बाल केंद्रित विधि है। बच्चे स्वक्रिया स्व अनुभव द्वारा सीखते हैं और उसमें उनकी रुचि जागृत होती है। तो इसलिए उत्तर इसका बी सही है, क्योंकि ये पहले भाषा प्रयोग यानी कि पहले उदाहरण फिर नियम, विशिष्ट से सामान्य और आगमन विधि की बात कर रहा है, जो कि एनसीएफ 2005 में कहा गया है। इसको क्यों उपयोगी माना गया है? क्योंकि ये प्राथमिक कक्षाओं में सक्रिय ज्ञान के निर्माण के लिए, स्वक्रिया के द्वारा सीखने के लिए, करके सीखना नियम पर आधारित है। ओके, उत्तर बी सही है, ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 का सुझाव है कि लेखन को इस रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब कि जो राइटिंग आप कराते हो क्लास में, उसको आप किस रूप में देखते हैं एनसीएफ 2005 में? एक उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट है क्या सीखने का? नहीं। एक प्रक्रिया, एक दंड तो बिल्कुल नहीं है। केवल हस्तलेखन नहीं है।
ये जो लेखन है उसे एनसीएफ 5 में एक प्रोसेस के रूप में जाना गया है कि भाषा अधिगम जब हम करते हैं तो उसमें लेखन की अपनी एक भूमिका है। जब बच्चा लिख रहा होता है तो उस समय भी उसका दिमाग काम करता है, उसकी ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां दोनों मिलकर के अधिगम को और ज्यादा प्रभावशाली और स्थायी बनाती हैं। तो यहाँ पर एनसीएफ को लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया, ना कि उत्पाद के रूप में। वो अधिगम प्रक्रिया में सहयोगी रूप में काम करता है। ठीक है, तो उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 22वां प्रश्न एनसीएफ 2005 भाषा को किस रूप में देखता है? विषय के रूप में? नहीं। नियमों के संग्रह के रूप में? नहीं। सामाजिक व्यवहार के रूप में? तो निश्चित तौर पर देखता है। लेकिन यहाँ पर उत्तर इसका कौन सा सही होगा? जीवन से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि एनसीएफ 2005 में बात कही गई है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। तो जीवन से जोड़ने वाली प्रक्रिया के रूप में ही भाषा को देखा जाता है। उत्तर इसका डी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है? बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है अधिगम में? तो देखिए, परीक्षा में अच्छे अंक हेतु नहीं, शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं, पाठ्यक्रम को पूरा करने, डी वाला विकल्प देख लीजिए, पाठ्यक्रम पूरा करने की सुविधा संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि उत्तर इसका क्या सही है? बच्चे की समझ और अभिव्यक्ति के लिए। क्योंकि जो मातृभाषा है उसमें बच्चा आसानी से समझ लेगा। भाई, जन्म से जब वो भाषा सीखी उसने, वो मातृभाषा ही तो सीखी। उसमें जब आप उसे शुरुआत कराओगे तो उसे ज्यादा समझ में आएगा और उसको रुचि भी जागृत होगी। तो उत्तर इसका क्या सही होगा? सी, बच्चे की समझ और अभिव्यक्ति के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 24वां। एनसीएफ 2005 में हिंदी भाषा के शिक्षण के बारे में क्या कहा गया है? तो देखते हैं क्या कहा गया है। इसे माध्यमिक स्तर पर सिखाया जाना चाहिए? नहीं। देखिए, मातृभाषा की बात कर रहा है। ठीक है, यह बच्चे के विकास में बाधक है नहीं, संसाधन है, सेतु का काम करेगा। ठीक है, यह ज्ञान प्राप्ति का साधन है और इसे प्राथमिक स्तर पर प्रमुखता मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे एनसीएफ 2005, हमारी एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये चीज कही गई है कि कम से कम कक्षा 8 तक जो बच्चों की शिक्षा है वो मातृभाषा में हो। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, ये कोई प्रश्न भी बन सकता है। कम से कम कक्षा 8 तक यानी कि प्राथमिक स्तर तक जो आपको शिक्षण करना है हिंदी का, वो मातृभाषा में हो। और मातृभाषा को प्रमुखता मिलनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति का साधन है, सेतु का काम करता है और उसके समृद्ध अनुभव है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो उत्तर इसका सी सही है। हिंदी की बच्चों के शैक्षिक विकास में कोई भूमिका नहीं, ये उत्तर गलत है। उत्तर सी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा सीखने और सिखाने में सबसे क्या महत्वपूर्ण है? व्याकरण का ज्ञान महत्वपूर्ण है पर सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। समृद्ध भाषा वातावरण। निश्चित तौर पर देखिए, आप एक बात जान लीजिए, अगर आपको कोई और भी भाषा सीखनी हो तो हमें याद रखना होगा कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं। एक सीधा सा कथन होता है कि सर हमारे यहाँ कोई बोलता नहीं है, हम जहाँ रहते हैं काम करते हैं वहां भी इंग्लिश कम बोली जाती है, अवसर नहीं मिलता है तो हमारे अंदर हिचक है, हेजिटेशन है। बाकी तो हमें नियम वगैरह आते हैं, तो इसलिए हम क्लासेस में जाते हैं, वहाँ सारे लोग उसी भाषा को बोल रहे होते हैं, गलत सही जैसे भी, और धीरे धीरे हम लोग जो है गलतियां दूर करते हुए सही की ओर आ जाते हैं और अंदर की हिचक भी निकल जाती है। तो भाषा को सीखने सिखाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है समृद्ध वातावरण, जहाँ पे आप भाषा के प्रयोग के अवसर दें। आपकी कक्षा में प्रिंट रिच मटेरियल हो, ऑडियो विजुअल आपने जो है टीएलएम का यूज किया हो, तो इस तरह से आप समृद्ध भाषा वातावरण दीजिए और वो भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर इसका बी सही होगा। पाठ्य पुस्तक कक्षा में अनुशासन व्याकरण का ज्ञान एक हिस्सा हो सकते हैं पर प्राइम रूप से इंपॉर्टेंट है समृद्ध भाषा वातावरण। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल अंग्रेजी में नहीं, केवल मातृभाषा में नहीं, बल्कि मातृभाषा आधारित बहुभाषी। याद रखिएगा, बी में क्यों गलत हो गया? मातृभाषा में शिक्षण की बात कही है ना, पर केवल शब्द आ गया। हमें मातृभाषा को बहुभाषा के संसाधन के रूप में रखना है। तो यहाँ पर उत्तर इसका क्या सही है? मातृभाषा आधारित बहुभाषी कक्षा के रूप में, और उत्तर इसका सी सही होगा, व्याकरण केंद्रित नहीं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? भाई, भाषाई समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? कि हम मतलब क्या है भाषाई समस्या क्या है? भाई कि अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे कक्षा में बैठे हैं तो हम अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य कर दें, ये कौन सी बात हुई भाई? एक ही भाषा पर जोर देने लगे, सभी भाषाओं को रटकर सिखा देना। मातृभाषा का प्रयोग यही इसका एक उपचार है और हमें उसे बहुभाषा को एक संसाधन और एक चुनौती के रूप में और एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। निश्चित तौर पर वो समृद्धि कक्षा होगी जहाँ पे विभिन्न भाषाएं होंगी और हम उसको संसाधन के रूप में लेंगे तो वो चुनौती हमारी समस्या नहीं बनेगी। ठीक है, अवसर बन जाएगा। उत्तर इसका भी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 28वां प्रश्न, भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? तो मैंने आपको अभी बता दिया था कि त्रुटियां क्या है।
ये एक हिस्सा है अधिगम का, और ये क्या करती हैं, बच्चे के अधिगम के शैली को समझाती हैं और उस रूप में हमारे लिए प्रोत्साहन उसको देना है। तो ये क्या असफलता की बात कर रहा है? नहीं। अनुशासनहीनता की बात कर रहा है? नहीं। ये सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, इसे अवसर मानिए, इसे प्रोत्साहन के रूप में लीजिए, और इसको आप जो है समस्या मत मानिए। ठीक, तो सीखने की त्रुटियां जो है एक अंग है सीखने की प्रक्रिया का। उत्तर सी सही है। शिक्षक की कमजोरी नहीं है ना बच्चे की कमजोरी है। पता चलता है कि हाँ बच्चा सीख रहा है तभी त्रुटि कर रहा है, मौन नहीं है। गलती की है इसका मतलब कुछ तो सीखा है ना, गलत कर रहा है तो कुछ तो उसने नियम लगाए होंगे। मौन हो जाता है, ये कह देता है हम कर ही नहीं पाएंगे, ये समस्यात्मक है। लेकिन गलती कर रहा है ये समस्यात्मक नहीं है, ये हिस्सा है अधिगम का। प्रश्न आ जाता है नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के बहुभाषिकता के संदर्भ में एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है? अब देखिए, यहाँ पर बहुभाषिकता की जहां बात की गई है कि किस संदर्भ में एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है, अभी हम लोग पीछे काफी इस बारे में चर्चा वीडियो फर्स्ट में भी कर चुके हैं, सेकंड में भी हो चुकी है। देख लेते हैं। इसे समस्या माने? नहीं, इसे एक संसाधन के रूप में देखा जाए, यही इसका एक उत्तर है। अनदेखा नहीं करना है, मुख्य भाषा नहीं। उत्तर बी सही है। अंतिम प्रश्न पर आते हैं आज की कक्षा में, और निवेदन मेरा यही है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे सीटेट परीक्षा से पहले ऐसे वीडियोस दूंगा कि ये अगर आप देखेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपको इसके प्रश्न भी मिलेंगे, उत्तर भी सही होंगे और आपकी भ्रांतियां भी दूर होंगी। तो बिल्कुल अनदेखा मत कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी कीजिएगा। ज्ञान बांटते रहिए, बढ़ेगा। केवल हम पढ़ ले साथी ना पढ़े, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें अपने ज्ञान को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। यही एक ऐसा धन है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, अनुकरणीय होती है कि कोई नहीं? तो देखिए आंसर तो इसका है जन्मजात या इनेट। लेकिन ध्यान रखिए, जन्मजात क्षमता के रूप में सिद्धांत किसका है? कोमास्की। एलईडी जो है उन्होंने एलएडी उन्होंने जो है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एक्वाइजेशन डिवाइस के रूप में जो है भाषा विकास को बताया है। अर्जित क्षमता जो है, अनुकरणीय क्षमता जो है, ये बीएफ स्किनर का है। ठीक है, तो अर्जित में हम कह सकते हैं एक बार से कि भाषा जो है वो हम वातावरण से अर्जित तो करते हैं, लेकिन ये क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है, तभी हम भाषा का विकास कर पाते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ने भी बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो क्या मानी है? उत्तर ए सही है, जन्मजात, जो कि कोमास्की का भी एक सिद्धांत है। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो गया ए। आज की कक्षा यहीं से समाप्त करते हैं। निवेदन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों को शेयर कीजिए और वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।